हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये थर्ड यूनिट है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है। इसमें हमने स्टडी करना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है हमने। अब सबसे पहले कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होना चाहिए, क्यों। तो यहाँ पे भी आपको ये पूछना है अपने आप को कि एलिमेंट्स को हमें आखिर क्यों अरेंज करना है, क्यों क्लासीफाई करना है। तो उसके पीछे हिस्ट्री है कि हमारे पास शुरू में अगर हम 1800 से पीछे चले जाएं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स उस समय जो नोन थे बहुत कम थे, लिमिटेड एलिमेंट्स थे। बट धीरे धीरे जैसे साइंस एडवांस होती गई, नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, तो अब हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब है, बहुत मुश्किल काम है। अगर हम अकेले कार्बन की केमिस्ट्री भी स्टडी करना चाहें तो आपकी 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। आप हर एक कंपाउंड कार्बन का हर एक चीज़ उसकी डिटेल में स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेली हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डेली आप नए नए कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर सिर्फ कार्बन की बात करें तो आज हमारे पास नियर अबाउट 118 के करीब हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो जब हम एक एलिमेंट को पूरा नहीं स्टडी कर सकते हैं तो इतने सारे एलिमेंट्स की हमें नॉलेज कैसे होगी। तो एक टाइम ऐसा फील हुआ साइंटिस्टों को, जब हम केमिस्ट की बात कर सकें, उनको ऐसा फील होने लगा क्यों ना हम ऐसा कोई मेथड अपनाएं, ऐसा कोई अरेंजमेंट करें एलिमेंट्स की कि ताकि हमें कम स्टडी करना पड़े और हमें नॉलेज ज़्यादा गेन हो। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, क्यों ना ऐसा हो कि हम कुछ एलिमेंट को स्टडी करें और जिनकी प्रॉपर्टीज उनके साथ सिमिलर हों, उनको एक ही फैमिली में ले आया जाए। अगर हमें एक एलिमेंट के बारे में कुछ पता चलता है तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें उसी से मिलते जुलते जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हो गया कि हमें एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि जो हमारी स्टडी एलिमेंट्स की सिंपल हो जाए और सिस्टमेटिक हो जाए। तो ये था कि एलिमेंट्स को आकर हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी एलिमेंट्स को अरेंज करने की। उसका यही कारण था कि इतने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। लेटर हम जाके आप स्टडी करेंगे उसमें, वो आगे जाके आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। तो पहले हम हिस्ट्री में जाएंगे कि डेवलपमेंट जो है पीरियोडिक टेबल की कैसे हुई। बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्या है ये भी आपको सीखना है। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। टेबल तो आप जानते ही हैं, इसमें रोज और कॉलम्स हम ड्रा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। जैसे आप इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जैसे आप कंप्यूटर पे भी देखते होंगे हम इंसर्ट करते हैं। जब कभी भी हमें टेबल को इंसर्ट करना तो वहाँ पे आता है कितने कॉलम्स आपने करने हैं, कितने रोज करनी है। वैसा ही टेबल जहाँ पे है, बट ये टेबल क्या है, इसमें एलिमेंट्स को हमने रोज और कॉलम में रखा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। उसमें हमने एलिमेंट्स को इस तरह से रखा हुआ है जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। हालांकि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, बट फिर भी कुछ सिमिलरिटीज होने की वजह से हमने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको सेपरेट कर दिया गया है। और ऐसी अरेंजमेंट को, ऐसे टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हिस्ट्री की। उससे पहले ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे सही तरह से वहाँ पे विजिबल नहीं होता, इसलिए मैं पढ़ के भी बताता हूँ आपको। तो in order to simplify the study of properties of different elements in a systematic way, chemists, जहाँ आप scientists लिखते हैं, जहाँ पे chemists felt the need of classification of elements in such a manner that elements with similar properties can be placed together and elements with different properties can be separated from one another. This arrangement of elements is known as, such arrangement of elements is known as classification of elements, and this led to formation of periodic table. What is periodic table? The table which classifies all the known elements in accordance with their properties in such a way
that the elements with similar properties grouped together in same vertical column and elements with dissimilar properties are separated from one another is known as periodic table. Then हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं कि कैसे कैसे जो है पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, कैसे हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने टाइम टू टाइम जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। सबसे पहले जो आप पढ़ ही चुके हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी, डाल्टन ने एटम का कंसेप्ट दिया। तो उसने कहा कि हर एक एलिमेंट्स का जो है मास डिफरेंट होता है। अगर हम डाल्टन थ्योरी में जाएं कि उनका मास जो है शेप साइज सब वेरी करती है। तो जितने भी शुरू में क्लासिफिकेशन की गई वो सारा फोकस जो था एटॉमिक मास के ऊपर रहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के साथ के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले आता है डोइवरेनर्स ट्रायड सिस्टम। डोइवरेनर ट्रायड सिस्टम जो है ये जॉन डोइवरेनर है, जर्मन का रहने वाला है, जर्मनी का केमिस्ट है। 1817 में इसने ये कोशिश की एक अरेंजमेंट करने की एलिमेंट्स की। तो अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3, इसने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं? डोइवरेनर्स ट्रायड सिस्टम बोलते हैं, या सिंपली क्या बोलते हैं? डोइवरेनर्स ट्रायड्स बोलते हैं। इसके अनुसार इसने कैसे अरेंज किया? अकॉर्डिंग टू हिम his triads in his triads the average of atomic masses of first and third elements, यहाँ पे इन लिख लीजिए, in his triads the average of atomic masses of first and third elements is the atomic mass of second element or middle element and is known as Doiverner law of triads। तो जी हमने पहले आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें ऑलरेडी मैंने किसी और का भेजा था, उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि डोइवरेनर ट्रायड क्या है। तो डोइवरेनर ट्रायड बेसिकली डोइवरेनर ने क्या किया, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए और उसमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जो सेकंड एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज था, जहां उन तीनों का एटॉमिक मास जो था वो ऑलमोस्ट क्या था, सिमिलर था। माइनर डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत पॉइंट्स में, तो ऑलमोस्ट उनके क्या थे, एटॉमिक मासेस क्या थे, सिमिलर थे। तो इसी को उसने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ डोइवरेनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो जो हम ऑलरेडी उस वीडियो में भेज चुके हैं, इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो है नेक्स्ट आएगा टेलुरिक स्क्रू, जिनको हम टेलुरिक हेलिक्स भी बोलते हैं। तो ट्रायड वाला जो आपको पहले मैंने वीडियो भेजा हुआ है उसको आपने देख लेना है, वहाँ पे सारा डिस्कस किया हुआ है। अब हम सीधा चलेंगे सेकंड पे, टेलुरिक स्क्रूज पे। तो नेक्स्ट है हमारा टेलुरिक स्क्रू, जहाँ टेलुरिक हेलिक्स भी बोलते हैं। तो डोइवरेनर ट्रायड जो हमने पीछे किया उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो वीडियो मैंने भेजी थी उसमें वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, पर कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे शुरू में उसका थोड़ा रेफरेंस दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टेलुरिक स्क्रू, जहाँ टेलुरिक हेलिक्स बोलते हैं। ये एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट है, AEBD चैंक्रोटिस। 1862 में उसने एक एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक मेथड दिया, एक कोशिश की उसने। सही माने में हम कहें कि पहली बार जो था लॉजिकली किसी ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, तो वो AEBD चैंक्रोटिस था। उसने क्या किया, बेसिकली एक सिलेंडर ले लिया, वर्टिकल सिलेंडर कह सकते हैं हम इसको। वर्टिकल सिलेंडर के ऊपर उसने 16 इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइन ड्रा की, जैसे यहाँ पे शो की गई है, और फिर इनके जो परपेंडिकुलर एक्स है, जैसे ये लाइन है वर्टिकल लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये बनता है। तो यहाँ पे उसने क्या किए, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री जो थी वो लाइंस ड्रा की और वहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो इसको बाद में समझते हैं, पहले हम इसको इन द फॉर्म ऑफ एक प्लेन पेपर लेके चलते हैं कि कैसे किया उसने। जैसे ये एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर के ऊपर 16 इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइन ड्रा कर दीजिए, जहाँ पर हमने कम ही ड्रा की है, जैसे बीच में स्किप की है, 1, 3, 5 नहीं लिखा है, इवन नंबर ही लिखे हैं, क्योंकि पूरा अगर आपको ड्रा करना है तो काफ़ी सारा स्पेस चाहिए बोर्ड के ऊपर, उतनी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम इसको लिमिटेड कर रहे हैं। इस तरफ जो है
हमने ड्रा किए हैं एटॉमिक वेट्स, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं। इसको मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन पेपर है, उसके ऊपर आपने बराबर दूरी के ऊपर 16 लाइनें जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब जहाँ पे वर्टिकल लाइन के साथ कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, तो एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री आप यहाँ पे फिर लाइनें ड्रा करना शुरू कर दी। जैसे जहाँ पे ड्रा की हुई है, जहाँ से स्टार्ट करते हुए 0 से, फिर यहाँ पे स्टार्ट 16 से स्टार्ट की है, 32 से स्टार्ट की है। बेसिकली मल्टीपल्स आप उसने क्या लिए हैं, 16 लिए हैं। जैसे यहाँ पे 16, फिर 32, फिर नेक्स्ट 48, जहाँ से लाइनें ड्रा की हैं। तो एंगल कितना बनाया हुआ है, 45 डिग्री एंगल बना के चला है। अब यहाँ पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। जैसे हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 के सामने हाइड्रोजन लिख दिया। फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ लिथियम का मास आ गया कोई 7 के करीब, यहाँ लिथियम रख दिया। फिर बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, इनके मास आपको पता होना चाहिए। जैसे बेरिलियम का मास 9 होता है, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, और ऑक्सीजन का कितना आ गया, 16। जहाँ से आप देख लीजिए ऑक्सीजन इसके 16 के सामने है। फिर ऐसे 16 से यहाँ पे एंगल 45 बनाते हुए यहाँ से उसने लाइन ड्रा की। फिर जहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज किए, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो ये 22 है, 23 के सामने यहाँ पे आ जाएगा आपका सोडियम। फिर मैग्नीशियम का 24 होता है। इसी तरह से जहाँ 32 से स्टार्ट किया, तो क्लोरीन आ गया 35.5, फिर नेक्स्ट कैल्शियम आ गया 40, जहाँ पे पोटाशियम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, पोटाशियम इसका 39 होता है। सो ऑन इस तरह से। फिर यहाँ से 48 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आयरन का आ गया 56 एटॉमिक मास होता है। इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। और जब इस पेपर को हम फोल्ड करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसके साथ जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। इस तरह से शेप आ जाएगी। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हैं कि उसने एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा की, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइनें ड्रा की, जिनके ऊपर एलिमेंट्स को रखा गया, प्लेस किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स। जहाँ पेपर लेके चलिए आप, और बाद में फोल्ड करके बता दीजिए कि ऐसे सिलेंडर बना होगा। और उसने क्या पाया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, और जो एटॉमिक मास जिनका 60 यूनिट्स के साथ वेरी करता है, जहाँ मल्टीपल्स ऑफ 16 में है, वो सेम ही वर्टिकल लाइन के ऊपर फॉल करते हैं। जैसे जहाँ पे लिथियम है, नीचे हम देखें यहाँ पे क्या है, सोडियम है, तो लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 7 है, और सोडियम का कितना होता है, 23। तो 7 में अगर आप 16 ऐड कर दें तो 23 बन जाएगा। 23 के नीचे आता है पोटाशियम, पोटाशियम का 39 है, 23 में आप 16 ऐड कर दीजिए तो 39 बन जाएगा। इसी तरह से सोआ नीचे चलता जाएगा सिस्टम। तो इस तरह से उसने ये हमें बताया कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास जो है डिफर करता है बाय 16, जहाँ मल्टीपल्स ऑफ 16, वो एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर फॉल करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एक जैसी होती हैं। तो इस तरह से उसने फैमिलीज बना दी। जो सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक फैमिली को बिलोंग करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इसी तरह से यहाँ बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे कैल्शियम जो है वो फॉल करता है, तो वो भी एक ही लाइन के ऊपर फॉल करेंगे। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में फोल्ड करेंगे। तो ये बेसिकली लॉजिकली हम सोचें तो बहुत ही अच्छा मेथड था, बट इसको वो पेपर पब्लिश नहीं कर पाया, फिर इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली। इसके बाद फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ गया, वो ऑलरेडी उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। उसमें बेसिकली वो म्यूजिक का कंसेप्ट दिया कि जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, तो फिर हर जो 7 के बाद क्या आता है, फिर 8 जो नोट होता है वो रिपीट होता है। ऐसे उसने बोला कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो हर 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करती है, मैच करती है। तो वो हम उस वीडियो में अच्छे से समझाया है, उसको यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इसमें स्किप किया है, लोथरमेयर या लोथरमेयर बोल सकते हैं, उसको हम ले लेंगे यहाँ पे। तो सीधा उस पर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो बच्चे लोथरमेयर अरेंजमेंट। लोथरमेयर जो है जर्मन केमिस्ट था। 1869 में उसने डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटॉमिक वॉल्यूम थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब स्टडी किया। जानिए हम क्या कह सकते हैं कि लोथरमेयर ने क्या किया,
जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की डिफरेंट, जैसे बात करें हम एटॉमिक वॉल्यूम की, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, डेंसिटी की, डिफरेंट एलिमेंट की उन्होंने स्टडी की। और बाद में क्या किया, उसने ग्राफ प्लॉट किया जिसके बीच में एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए, उनके एटॉमिक वेट ले लिए और उनके एटॉमिक वॉल्यूम, दोनों के बीच में क्या के ग्राफ किया प्लॉट। और ग्राफ किस तरह का आया, इस तरह का आया। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ग्राफ में जो कर्व है, कर्व में जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, वो सेम पोजीशन क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस तरफ हमने प्लॉट किया हुआ है एटॉमिक वॉल्यूम, इस तरफ हमने लिया हुआ एटॉमिक वेट्स। तो आपने पूरा ग्राफ, ये सब एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ एलिमेंट लिख के भी आप काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम है, फिर बेरिलियम आ गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, क्वार्ट्ज, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रांशियम, आयोडीन, जीनॉन। कुछ एलिमेंट्स मैंने बीच में छोड़ भी दी है, सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस ग्राफ से उसने एनालाइज क्या किया, उसने ये देखा कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो कर्व के ऊपर सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रही है। सिमिलर का मतलब एक ही जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे है, बट उनका जो ट्रेंड है वो एक जैसा है। जैसे हम देखें, ये लिथियम जो है ये टॉप पे है, फिर यहाँ सोडियम भी कर्व के टॉप के ऊपर, पीक के ऊपर है, पोटेशियम भी पीक के ऊपर है, रुबिडियम भी पीक के ऊपर है, सीजियम भी पीक के ऊपर है। तो जो एलिमेंट पीक के ऊपर है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखा गया, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये सभी एलिमेंट, लिथियम, फिर बात करें सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, ये सभी एक ही ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। आगे जाके आपको सीखने को मिलेगा। बट ये लोथर मेयर ने पहले ही जहाँ से उसको आइडिया मिल गया था कि ऐसा हो रहा है, तो जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक जैसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो कर्व की पीक है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर हम जहाँ से नीचे जाएं, बेरिलियम आ गया, तो डिसेंडिंग में नीचे जाने के ऊपर बेरिलियम, फिर इस कर्व से नीचे जाइए तो मैग्नीशियम, इस कर्व से नीचे जाइए तो कैल्शियम, फिर जहाँ से नीचे जाइए तो स्ट्रांशियम। तो जहाँ इसके हिसाब से बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और स्ट्रांशियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। और अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, जब जहाँ कर्व ऊपर चलना शुरू होती है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्लोरीन ऊपर जाते हुए आ रहा है, फिर यहाँ पे फ्लोरीन भी ऊपर जाते हुए आ रहा है, फ्लोरीन के बाद देखिए ऊपर असेंडिंग में आ रहा है, आयोडीन असेंडिंग में आ रहा है। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एक ही ग्रुप में है। तो इसने क्या किया, जो जहाँ पे एलिमेंट्स सेम पोजीशन, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, उनको एक एक ग्रुप में रखना शुरू कर दिया। जहाँ से उसने कहा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली उसने अरेंज कैसे किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक वेट के हिसाब से रिपीट होंगी। तो उसने एक स्टेटमेंट के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट्स का। पर उसी समय साइमल्टेनियसली मेंडलीव जो था वो भी काम कर रहा था। 1869 वो रशियन केमिस्ट है, उसने भी सेम काम किया। उसने एटॉमिक वॉल्यूम की बजाय उसने क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज, उसने भी यही कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। उसने पहले बात कह दी, तो सारा क्रेडिट जो था वो उसको चला गया। लोथर मेयर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। पर अगर हम देखें सही मायने में काम जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का था इसी ने दिया, पर आइडिया जो था वो पहले दे दिया किसने, मेंडलीव ने। तो इसलिए जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम कहते हैं जी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ना कि लोथर मेयर का। फिर उसमें लेटर ऑन बाद में मोस्टली आया, उसने फिर उसमें एक और लाइन जोड़ी कि एटॉमिक वेट नहीं, जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर है। चलिए वो आगे बात करेंगे हम लोग।
तो जो आपको मैंने वीडियो भेजा था उसमें मेंटली प्रायोरिटी टेबल उसने डिस्कस किया है, और उसमें जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो सारी डिस्कस नहीं की है, ना ही उसमें जो डिफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में जो पिछले वाली वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने 1.5 घंटे का वीडियो भेजा, उसमें वो चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं, वही चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो ये लोथर-मेयर अरेंजमेंट के बाद हम सीधा जाएंगे जो मेंटली प्रायोरिटी टेबल है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो मेरा मेंटली प्रायोरिटी टेबल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे उस वीडियो में आपने डिटेल में देखा जो मेंटली प्रायोरिटी टेबल है उसका जो लॉजिक था बेसिकली वो पीरियोडिक लॉ था। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। बाद में उसको मॉडिफाई किया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, जिसमें कहा गया कि एटॉमिक वेट नहीं क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो बेस होना चाहिए। तो फिर उसको मॉडिफाई करके लिखा गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मेंटली प्रायोरिटी टेबल जो था फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ जर्मन जर्नल है 1872 में। इसमें 9 वर्टिकल कॉलम थे, उस समय तो 80 वर्टिकल कॉलम थे, बाद में एक कॉलम और जोड़ा गया, और हर वर्टिकल कॉलम को कहा गया ग्रुप। ये ग्रुप कैसे नंबर किए गए थे, उस समय जीरो नहीं था, ये मैंने नीचे लिखा हुआ, जीरो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट इनको रोमन में लिखा गया था। और जीरो ग्रुप जो था ये लेटर बाद में 1900 में जाके ऐड किया गया जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया उस समय 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। उस समय नोबल गैसेस जो थी नोन नहीं थी, ये बाद में डिस्कवर हुई, तो इसलिए बाद में एक ग्रुप ऐड किया गया, एक वर्टिकल कॉलम ऐड किया गया जिसको जीरो ग्रुप का नाम दिया गया, और टेबल को कहा गया मॉडिफाइड पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उस समय जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भेजा उसमें सारा डिस्कस किया है कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कैसे दिया, कहाँ कहाँ स्पेसेस खाली रखी। उसने ये भी कहा कि ये एलिमेंट्स एक टाइम ऐसा आएगा बाद में इनका पता चलेगा, इनकी खोज हो जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी जहाँ फॉल करेंगी, इसलिए कुछ स्पेसेस खाली भी रखी उसने। तो मेन उसने जो एलिमेंट्स आपने अरेंज किए थे वो अरेंज किए थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में जीरो और एट्थ ग्रुप को छोड़ के हर एक ग्रुप जो था उसके दो दो सब ग्रुप बनाए गए थे, तो उनको सबस्क्रिप्ट दिया गया ए एंड बी। जैसे फर्स्ट था, फर्स्ट के दो हो गए, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो सबके साथ आपने बता देना है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ बी, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए। इसी तरह से फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। यहाँ गलती से मैंने ए लिखा है सेवंथ बी। तो इस तरह से हर एक ग्रुप जो था उसके दो दो सब ग्रुप बना दिए गए। तो टोटल कितने हो गए, अगर हम बात करें 7 इंटू 2 हो गया 14 हो गए, और एक जीरो हो गया। और जो 8th ग्रुप था उसको उसके 3 जो थे ट्रायड बना दिए गए, 3 ट्रायड हुए, उसमें हर एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स थे, तो टोटल वहाँ पे 9 एलिमेंट्स थे। तो 8th ग्रुप कंटेन्स 9 एलिमेंट्स इन द 3 सेट्स ईच कंटेनिंग, हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स थे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। और इस टेबल में जो थी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, हर एक रो को क्या नाम दिया गया, पीरियड, और उनको नंबरिंग की गई 1 से 7 तक। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मोटे मोटे तौर के ऊपर। आपने याद रखना है कि उस समय उसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे, जीरो कॉलम जो था बाद में ऐड किया गया, तो 9 वर्टिकल कॉलम कह सकते हैं, 7 उसमें हॉरिजॉन्टल रो थी। हर वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, और हर एक हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स की नंबरिंग की गई फर्स्ट सेकंड रोमन में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 तक, और जीरो बाद में मैंने जैसे कहा आपको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर हर एक ग्रुप को दो दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, सो ऑन, इस तरह से। और 7 उसमें क्या थे, वर्टिकल कॉलम तो हो गए 9, 7 उसमें क्या थे, हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड कहा गया, और हर एक पीरियड की नंबरिंग कैसे की गई, जो नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से किया गया। तो ये आपने वहाँ पे ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा जो वीडियो मैंने भेजा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, जहाँ एग्जाम में पूछते हैं एडवांटेजेस क्या है
मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के। तो सबसे पहला इसका जो मेन एडवांटेज है कि एक तो स्टडी जो थी एलिमेंट्स की वो सिस्टमेटिक हो गई, प्रॉपर वे में होने लगी। एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। तो एक स्टडी क्या हो गई, सिस्टमेटिक हो गई। दूसरा क्या हुआ, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें उसने क्या किया, कुछ स्पेसेस जो थी वो खाली रखी और उसने प्रेडिक्ट किया कि एक टाइम आएगा जब ये वाले एलिमेंट्स जो है वो नोन होंगे, डिस्कवर होंगे और उनकी पोजीशन ये बनेगी। जैसे उसने जो प्रॉपर्टीज थी गैलियम की और जर्मेनियम की, उस समय नोन जो था वो अननोन थे, बट बाद में जो था जब गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए तो वाकई उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी जैसी प्रेडिक्ट की थी किसने, मेंडलीव ने। फिर तीसरा जो था, तीसरी जो इम्पोर्टेंस है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल वेट्स, कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका जो वेट था वो डाउटफुल था, उसको करेक्ट किया गया। जैसे बेरिलियम है, इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है जब 4.5 होता है, वैलेंसी इसकी गलती से 3 ली गई और एटॉमिक वेट वैलेंसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये एटॉमिक वेट होता है, तो इसके हिसाब से आना चाहिए वेट 13.5। बट मेंडलीव ने बेरिलियम को कहाँ रखा था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। पोजीशन जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में थी। तो अगर हम इसको कंटिन्यू रखें कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और नाइट्रोजन का कितना है, 14 है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एक ही बात है। जो वीडियो पहले भेजा उसमें इसको अच्छे से कवर नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ इसके बारे में। तो पहले इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है, इसने जो स्टडी थी एलिमेंट्स की वो सिस्टमेटिक कर दी। पहले हमें हर एक एलिमेंट को स्टडी करना पड़ा था, पर अब यहाँ पे उसने रेंज किया एलिमेंट्स को किसके हिसाब में, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अब सभी एलिमेंट को हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं थी। एक जो अगर हमें किसी एक ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चलती तो सभी एलिमेंट्स की हमें नॉलेज हो जाती थी। तो एक तरह से स्टडी करना आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक वे में स्टडी होना शुरू हो गई। दूसरा जो था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे और उसने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कर रखा, कुछ स्पेसेस जो थी ब्लैंक रख दी। जब एलिमेंट्स को अरेंज करा था कहीं कहीं पे उसने जगह खाली रखी और प्रेडिक्ट किया कि आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, डिस्कवर होंगे जिनकी ये वाली पोजीशन बनती है और इनकी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच करेगी। जैसे उस समय जो गैलियम और जर्मेनियम जो था वो उस समय नोन नहीं था, बट उसने कहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो जहाँ पे बाद में उनकी पोजीशन ये बनेगी। इनको उसने उस समय एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से रखा वहाँ पे। और बाद में सचमुच ऐसा बाद में जब इनकी डिस्कवरी हुई, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो देखा गया वाकई इनकी वही पोजीशन बनती है। तो एक ये बात हुई कि इसने नए एलिमेंट जो आने वाले एलिमेंट से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे और उनकी जगह भी वहाँ पे क्या रख दी, खाली रख दी, कि ऐसा ना हो कि बाद में हम जहाँ पे स्पेस ही ना रखें और एलिमेंट्स पता चले तो कहाँ रखेंगे फिर। तो एक ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। तीसरा ये था करेक्शन ऑफ डाउटफुल वेट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वेट जो थे डाउटफुल थे, हमें पता नहीं था एग्जैक्ट, उनको भी करेक्ट करने में इसने हेल्प की। जैसे बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है और इसकी वैलेंसी गलती से 3 ली गई, जबकि इसकी वैलेंसी 3 नहीं होती है, 2 होती है। उस हिसाब से इसका एटॉमिक वेट बनता था 13.5। अगर इसका एटॉमिक वेट 13.5 बनता है वैलेंसी 3 लेके, तो इसकी पोजीशन कहाँ बनती है, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और नाइट्रोजन का 12 वेट होता है 14। तो किसके बीच में बनती जगह इसकी बनती थी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जबकि मेंडलीव ने वहां पे कोई जगह नहीं रखी। कार्बन के पास सीधा क्या रख दिया, नाइट्रोजन रख दिया, बीच में कोई भी खाली स्पेस नहीं रखी। फिर इसका वेट बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो ना तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में फॉल करती थी। फिर इसको करेक्ट किया गया कि इसकी वैलेंसी 3 नहीं है, 2 है, और जब 2 लेके देखा गया तो इसके यहाँ जो एटॉमिक वेट बनता था वो 9 बन गया। 4.5 × 2 कितना बनता है, 9। और इसका वेट ठीक करने के बाद ये पाया गया कि बाकी इसकी जो पोजीशन है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये कहाँ पे रखनी पड़ेगी, लिथियम और कार्बन के बीच में।
तो जो बेरिलियम था इसको कहाँ पे प्लेस किया गया, फिर लिथियम और कार्बन के बीच में रखा गया। तो तीसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंस है कि डाउटफुल वेट जो थे उनको करेक्ट करने में इस टेबल ने हमारी हेल्प की। अब इसके बाद आती है इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशन में बच्चे क्या आएगा, पहला है अनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन बनती है वो सही से नहीं बता पाया है, इसको उसने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया है, बट क्यों रखा है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। फिर दूसरा अनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले आने चाहिए बट बाद में रखे गए, जो बाद में आने चाहिए उनको पहले रख दिया गया। फिर तीसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, कि ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है इंक्रीजिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, मतलब पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास कम होगा, फिर आगे वो आएगा जिसका हायर होगा। तो आइसोटोप का इसने कंसेप्ट दिया है नहीं, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन का मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो अगर भाई आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो पीरियोडिक टेबल में तीनों कार्बन की जगह होनी चाहिए थी, 12 वाले की होनी चाहिए थी, 13 वाले की भी होनी चाहिए थी, 14 वाले की भी होनी चाहिए थी, बट उसने एक ही रखी हुई है। तो आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाया। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, एक को हम सिंपली प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, दूसरा फिर ट्रिटियम बोलते हैं, बट पीरियोडिक टेबल में से एक ही जगह रखी है, तो आइसोटोप की जगह नहीं दे पाया। फिर अगर आप ग्रुप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है उनको इकट्ठा रख दिया गया है। जैसे उस वीडियो में डिस्कस किया है कि गोल्ड और प्लैटिनम जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है तो उनको अलग रख दिया है, और जिनकी प्रॉपर्टी क्या है एक जैसी होती है उनको अलग कर दिया गया है। जैसे गोल्ड और प्लैटिनम कहा उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है बट अलग ग्रुप में रखा हुआ है, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी उनको इकट्ठा कर दिया गया है, जैसे पोटाशियम और कॉपर को इकट्ठा कर दिया गया है। तो जी इसमें खामियां पाई गई। फिर 8th ग्रुप जब था उसमें ट्रायड बना दिए गए 3-3 के ग्रुप, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी इसने कि ऐसा क्यों किया। फिर 14 एलिमेंट्स के अलग 2 रोज हैं जिनको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं, उनको इसने मेन टेबल में जगह नहीं दी, नीचे बॉटम में अलग से 2 रोज बना दी गई, पर ये नहीं बता पाया कि उसमें मेन फ्रेम में जो था पीरियोडिक टेबल उसमें इनको क्यों नहीं जगह दी। तो इसको मैं ये जो लिमिटेशन जहाँ लिखी है, यहाँ पॉइंट्स वाइज लिखी है, इनको थोड़ा बुक मैं रखूँगा इस पर आगे वाले इसमें वीडियो में, उसको आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जहाँ पे मॉडिफाइड मेंटली पीरियोडिक टेबल दिया गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये ऊपर जो है ये वर्टिकल कॉलम इस तरह से है, इस तरह से इनको रोज बोलते हैं। ये हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम है, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, और 0 जे वाला बाद में ऐड किया गया है। इस तरह से ये रोज हैं, 7 हमारे पास रोज हैं। हर एक ग्रुप को बाद में 2-2 सब ग्रुप बनाए गए हैं, ए बी, यानी कि फर्स्ट ए है जो फर्स्ट बी है, जो सेकंड ए है जो सेकंड बी है, इस तरह से बनाए गए हैं। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें लिमिटेशंस क्या हैं वो आपने ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पहला आ गया हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी इसने फर्स्ट में रखा है, पर आगे जाके हम पढ़ेंगे इसकी पोजीशन ना तो फर्स्ट में बनती है, ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ना 17 में बनती है, इसकी यूनिक पोजीशन बनती है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब जहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक देखना है कि इस टेबल को कैसे बनाया गया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो अगर आप ध्यान से देखिए, पोटाशियम है 39.102 इसका एटॉमिक मास है, और अगर हम आर्गन को देखें 39.948 है। तो पहले किसको आना चाहिए, पहले आना चाहिए 39.102 को, पर ये बाद में आ रहा है। देखिए आप इस तरह से चल रहा है, ये एटॉमिक वेट के हिसाब से रेंज हो रहे हैं, पहले क्लोरीन फिर आर्गन आ गया, आर्गन के बाद क्या आ रहा है पोटाशियम। तो ये क्यों बाद में आ रहा है ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसी तरह से अगर आप देखें, ये टेलुरियम है, टेलुरियम का मास है 127.60, आयोडीन का है 126.90। तो आयोडीन का कम है, पहले आयोडीन आना चाहिए था, बाद में टेलुरियम आना चाहिए था, ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसी तरह से और भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास जो है कम है पर उनको बाद में रखा गया, और जिनका ज़्यादा उनको पहले रख दिया गया है। अब आइसोटोप की जहाँ पे कोई जगह नहीं, जैसे कार्बन का मैंने जिक्र किया, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 वाला, कार्बन 13 वाला, कार्बन 14 वाला, पर इस टेबल में सिर्फ कार्बन 12 वाला ये है और कोई नहीं रखा है। तो आइसोटोप
जिनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। जब मुझे पीरियोडिक टेबल बना रहा है कि एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, की उनकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो तीनों कार्बन के जो आइसोटोप हैं उन तीनों की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए और तीनों की जगह होनी चाहिए, बट नहीं दी। इसी तरह से हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 1 होता है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, एक को प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्रिटियम बोलते हैं। पर इस टेबल में ध्यान से देखिए, एक ही जगह रखी हुई है हाइड्रोजन के लिए, बाकी जगह नहीं है। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो मैंने पहले उसमें डिस्कस किया है। फिर ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड देखिए, ये नीचे अलग से रखे हुए हैं, इस मेन पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है ये भी इसने नहीं एक्सप्लेन किया है। इनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स, जिनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। इसी तरह से ये 8th ग्रुप जो था इसमें ट्रायड बनाया, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये 3-3 का ग्रुप बनाया हुआ, 3-3 का। 3-3 के क्यों बनाए हैं इसके बारे में ये कुछ नहीं बोला है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है।